इस डीप डाइव यानी हमारी इस गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य स्रोत है वो बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन के एक बहुत ही जानी मानी पाठ्य पुस्तक है। उसकी यूनिट 14 के विस्तृत नोट्स पर हम आज बात करेंगे। हाँ, और आज का जो हमारा विषय है वो है कंपनी अकाउंट्स या कह लें कंपनी के खाते। इस चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि कागजों पर बनी एक कंपनी असल में कैसे आकार लेती है। बिल्कुल। और इसका वित्तीय ढांचा कैसे काम करता है, मतलब इसके शेयर या पूंजी का जो पूरा विज्ञान है वो क्या है। जो लोग व्यापारिक दुनिया के इतिहास को करीब से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि पहले व्यापार एक अकेले मालिक के हाथ में होता था। हाँ, जिसे हम प्रोप्राइटरी फर्म कहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप। सही कहा। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति का दौर आया तो मतलब बड़े कारखाने लगाने थे, रेलवे लाइनें बिछानी थी और विशाल शिपिंग फील्ड्स बनाने के लिए बहुत भारी पूंजी की जरूरत थी। किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह के लिए इतना बड़ा निवेश करना तो लगभग असंभव था। एकदम असंभव। और यहीं से जन्म हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी के आधुनिक स्वरूप का, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नया गियर दे दिया। हाँ, तो इस विकास को अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो ये सिर्फ ज्यादा पैसा जुटाने का तरीका नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शानदार कानूनी आविष्कार था जिसका मुख्य उद्देश्य था जोखिम को सीमित करना। देखिए, प्रारंभिक व्यापारिक मॉडलों में असीमित देनदारी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का खौफ हमेशा बना रहता था। मतलब अगर व्यापार डूबा तो सब कुछ बिक जाएगा। हाँ, एकदम। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट विफल हो जाए तो निवेशकों की निजी संपत्तियां, उनके घर और जमीनें तक नीलाम हो जाती थीं। ऐसे डर के साए में कोई भी किसी बड़े और जोखिम भरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। सीधी सी बात है, कोई अपना घर क्यों दांव पर लगाएगा? बिल्कुल। इसी डर को खत्म करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनका जोखिम केवल उनके द्वारा निवेश की गई राशि तक ही सीमित रहेगा। मतलब जितने के शेयर खरीदे हैं सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा। सही कहा। इस एक नियम ने ग्लोबल फाइनेंस के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। ये एक बहुत ही शानदार टर्निंग पॉइंट था। आधुनिक अर्थव्यवस्था इसी लिमिटेड लायबिलिटी के पिलर पर खड़ी है। और जब हम कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट के पन्नों को पलटते हैं तो कंपनी की जो कानूनी परिभाषा उभर कर आती है वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। कृत्रिम व्यक्ति मानता है। आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? बिल्कुल। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 20 कंपनी को इसी रूप में परिभाषित करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि कानून ने जन्म दिया है। मतलब ये हमारी और आपकी तरह सांस नहीं लेती, लेकिन इसके पास लगभग वो सारे कानूनी अधिकार हैं जो एक इंसान के पास होते हैं। ये अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और सबसे बड़ी बात, ये दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और कोई भी इस पर मुकदमा कर सकता है। और इसके साथ ही एक और जादुई विशेषता जुड़ती है जिसे निरंतर उत्तराधिकार या परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। एक बार जब कंपनी बन गई तो उसके संस्थापक रहें या न रहें, शेयर होल्डर्स बदल जाएं या किसी की मृत्यु हो जाए, कंपनी के अस्तित्व पर कोई खरोच नहीं आती। ये तो कुछ ऐसा है जैसे शरीर की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं लेकिन इंसान वही रहता है। लेकिन एक सवाल है, चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है तो दशकों तक कंपनियों के सामने ये तकनीकी समस्या रही होगी कि वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कैसे करें। बिल्कुल। और इसीलिए सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील का कॉन्सेप्ट आया। हाँ, स्रोत सामग्री बताती है कि इसके लिए एक धातु की मोहर का इस्तेमाल होता था जिस पर कंपनी का नाम उकेरा होता था। ये सोचना थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है कि आधुनिक दौर में जहां अरबों डॉलर के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहां एक लोहे या पीतल की मोहर को कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर माना जाता था। वो मोहर वास्तव में कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। ये इतनी अहम थी कि इसके बिना कोई बड़ा एग्रीमेंट वैध नहीं होता था। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये आधुनिक व्यापार की गति के साथ मेल नहीं खा रही थी। तो इसे बदला गया। जी, हमारे नोट्स में 2015 के कंपनी संशोधन अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है। इस संशोधन ने उस धातु की मोहर यानी कॉमन सील की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया। अरे वाह, तो अब साइन कैसे होते हैं?
अब किसी भी कानूनी दस्तावेज को वैध बनाने के लिए महज 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर ही काफी हैं। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट कानून खुद को लाल फीताशाही से मुक्त कर रहा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो 2015 के इसी संशोधन ने एक और बहुत बड़ी बाधा को हटाया था। हाँ, न्यूनतम पूंजी वाली शर्त। बिल्कुल। पहले अगर किसी को प्राइवेट कंपनी बनानी होती थी तो 1 लाख रुपए की न्यूनतम चुकता पूंजी या मिनिमम पेड अप कैपिटल दिखानी पड़ती थी, और पब्लिक कंपनी के लिए सीमा 5 लाख रुपए थी, जो कि अब पूरी तरह से हटा दी गई है। सही कहा। यानी अब उद्यमी शून्य या नाम मात्र की पूंजी के साथ भी कंपनी को कानूनी रूप दे सकते हैं। अगर हम कंपनियों के आकार पर गौर करें तो प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड में न्यूनतम 7 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ये संख्या लाखों या करोड़ों में भी हो सकती है। रिलायंस या टाटा जैसी कंपनियों में तो लाखों शेयर होल्डर्स होते ही हैं। बिल्कुल। और ये वर्गीकरण सिर्फ सदस्यों की संख्या तक सीमित नहीं है। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो कंपनियों के गठन यानी इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है चार्टर्ड कंपनियां। इतिहास के पन्नों में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। इन्हें किसी देश के राजा या सम्राट द्वारा एक विशेष चार्टर या आज्ञापत्र जारी करके बनाया जाता था। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? एकदम सही उदाहरण। वो महज एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कॉरपोरेट सत्ता थी जिसके पास अपनी खुद की सेना थी और जो देशों पर राज करती थी। हालांकि आज के लोकतांत्रिक भारत में ऐसी कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास तो अपने आप में एक अलग ही डीप डाइव का विषय है, लेकिन आज के समय में भारत में किस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं? हम अक्सर LIC या FCI का नाम सुनते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये दूसरी श्रेणी में आती हैं, जिन्हें वैधानिक कंपनियां या स्टैट्यूटरी कंपनीज कहा जाता है। ये कंपनियां सामान्य कंपनी कानून के तहत नहीं बनती। तो फिर ये कैसे बनती हैं? इन्हें संसद या राज्य विधानसभा में एक विशेष अधिनियम यानी स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, रिजर्व बैंक या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब इनका निर्माण किसी विशेष राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। जी। और तीसरी और सबसे व्यापक श्रेणी है पंजीकृत कंपनियों की, रजिस्टर्ड कंपनीज। ये वो कंपनियां हैं जो सीधे तौर पर कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। TCS, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी सभी प्रमुख व्यावसायिक संस्थाएं इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। ये तो बात हुई कि कंपनी कैसे वजूद में आई, लेकिन इसके स्वामित्व यानी ओनरशिप और नियंत्रण के भी तो कई स्तर होते हैं। होल्डिंग और सब्सिडियरी का जाल भी तो व्यापारिक दुनिया में बहुत आम है। बिल्कुल। स्वामित्व के आधार पर हम इन्हें सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में बांटते हैं। एक सरकारी कंपनी वो है जिसकी कम से कम 51% चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल केंद्र या राज्य सरकार के हाथों में होती है। और होल्डिंग और सब्सिडियरी का क्या फंडा है? ये एक बहुत ही रणनीतिक कॉर्पोरेट ढांचा है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से अधिक शेयरों पर कब्जा कर लेती है या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन को नियंत्रित करने की ताकत रखती है, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है और दूसरी वाली सब्सिडियरी। एक तरह से पेरेंट और चाइल्ड कंपनी वाला रिश्ता हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 ने 1 पर्सन कंपनी OPC का एक नया और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट भी पेश किया है। ये अकेले काम करने वाले उद्यमियों को भी कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा देता है। देनदारी या लायबिलिटी की बात चली है तो हमारे नोट्स में देनदारी के आधार पर भी एक दिलचस्प वर्गीकरण है। भारत में व्यापार करने वाली 99% कंपनियां शेयरों द्वारा सीमित होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जी बिल्कुल। लेकिन एक और प्रकार है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये वो संस्थाएं हैं जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि कला, विज्ञान, खेल या सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि BCCI या कोई बड़ा क्लब। हाँ, इसमें सदस्य शेयर नहीं खरीदते बल्कि कंपनी के बंद होने की स्थिति में एक निश्चित राशि देने की गारंटी लेते हैं। आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। ये ढांचा उन संगठनों के लिए बेहतरीन है जिन्हें संचालन के लिए बड़ी शुरुआती पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षित कानूनी अस्तित्व की जरूरत होती है। यहां से ये विषय वास्तव में बेहद रोचक हो जाता है, क्योंकि अब हम सीधे उस इंजन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं जहां से कोई भी व्यवसायिक कंपनी ऊर्जा प्राप्त करती है।
यानी शेयर कैपिटल या शेयर पूंजी। बिल्कुल। जब भी हम पूंजी की बात करते हैं तो दो शब्द सबसे ज्यादा गूंजते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। वित्तीय बाजार को करीब से देखने वाले जानते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि जोखिम, नियंत्रण और मानसिकता का है। इसे समझने के लिए हमें निवेशक के नजरिए से सोचना होगा। इक्विटी शेयर्स जारी करने का मतलब है कंपनी के मालिकाना हक को बांटना। जो निवेशक इक्विटी शेयर खरीदता है वो एक तरह से कंपनी का सच्चा मालिक बन जाता है। और मालिक होने के नाते उसके पास कंपनी की आम सभाओं में वोटिंग का अधिकार होता है। सही कहा। बोर्ड में कौन बैठेगा, कंपनी भविष्य में क्या रणनीतियां अपनाएगी, इन सब में इक्विटी शेयर होल्डर्स की आवाज मायने रखती है। लेकिन इस नियंत्रण की एक कीमत होती है और वो है अनिश्चितता। वो कैसे? जब लाभांश या डिविडेंड बांटने की बारी आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइन में सबसे आखिर में खड़े होते हैं। अगर मुनाफा नहीं हुआ तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इसके ठीक विपरीत काम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें हिंदी में पूर्वाधिकारंश कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है कि इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। इन निवेशकों को कंपनी के रोजमर्रा के फैसलों या नियंत्रण से कोई खास मतलब नहीं होता। इन्हें सुरक्षा चाहिए होती है। इसलिए कंपनी इन्हें एक तय दर से लाभांश देने का वादा करती है। और सबसे अहम बात, अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कंपनी दिवालिया हो जाए और उसे बंद करना पड़े तो संपत्तियां बेचकर जो पैसा आएगा उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूंजी वापस की जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर्स की दुनिया भी अपने आप में बहुत विविध है। हमारे स्रोतों में इसके कई प्रकारों का विस्तार से वर्णन है। उदाहरण के लिए क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है। देखिए, व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मान लीजिए किसी साल कंपनी घाटे में रही और लाभांश नहीं बांट पाई। अगर निवेशक के पास क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं तो वो लाभांश खत्म नहीं होता, बल्कि वो एक बकाया ऋण की तरह जमा होता रहता है। अच्छा, मतलब वो पैसा डूबेगा नहीं? नहीं, अगले साल जब भी मुनाफा होगा तो पहले पिछले साल का बकाया लाभांश चुकाया जाएगा। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। इनमें क्या खास होता है? ये वे निवेशक हैं जिन्हें अपना तय लाभांश तो मिलता ही है, लेकिन अगर कंपनी को अप्रत्याशित रूप से बहुत भारी मुनाफा हो जाए और इक्विटी वालों को बांटने के बाद भी पैसा बच जाए तो उस सरप्लस मुनाफे में भी इन्हें हिस्सा मिल जाता है। ये तो बहुत ही सुरक्षित और आकर्षक निवेश लगता है। लेकिन क्या कोई कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है जिनका पैसा वो कभी वापस ही ना करे? नहीं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे नोट्स इस पर एक बहुत ही सख्त कानूनी रोक की ओर इशारा करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 55 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल यानी कभी वापस न खरीदे जा सकने वाले प्रेफरेंस शेयर्स जारी नहीं कर सकती। तो इसकी समय सीमा क्या होती है? कंपनी को अधिकतम 20 साल के भीतर इन शेयरों का पैसा निवेशकों को लौटाना ही होता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवे या बड़े पावर प्लांट बनाने वाली कंपनियों के लिए ये समय सीमा 30 साल तक बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुनाफा कमाने में दशकों लग जाते हैं। बिल्कुल। इस कड़े नियम के पीछे की सोच बहुत स्पष्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स का लाभांश कंपनी पर एक तरह का वित्तीय दबाव होता है। कानून नहीं चाहता कि कंपनियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थायी वित्तीय बोझ के तले दबी रहें। सही बात है। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की संरचना को देखें तो शेयर कैपिटल कोई एक साधारण संख्या नहीं है। ये एक फनल या कीप की तरह काम करती है जिसके कई स्तर होते हैं। हाँ, सबसे ऊपर होती है ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। ये वह अधिकतम सीमा है जिसे कंपनी के जीवन काल में शेयर जारी करके जुटाया जा सकता है। इसका उल्लेख कंपनी के मुख्य दस्तावेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ये एक तरह से कंपनी की महत्वाकांक्षा की सीमा है। और इसके बाद आती है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के उस विशाल पूल में से कंपनी बाजार की तत्कालीन स्थिति और अपनी वर्तमान जरूरत के हिसाब से जितने शेयर असल में जनता को पेश करती है वो इशूड कैपिटल है। लेकिन क्या जनता हमेशा उतने शेयरों में दिलचस्पी दिखाती है? नहीं। तो यहाँ आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी जनता ने असल में कितने शेयरों के लिए आवेदन किया है। और फिर अंत में कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। बिल्कुल। और ये कॉल्ड अप की जो प्रक्रिया है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। कंपनियां शेयर का पूरा पैसा एक झटके में नहीं मांगती, वे इसे किश्तों में विभाजित कर देती हैं। जैसे लोन की ईएमआई होती है, कुछ वैसा ही। हाँ, कुछ हद तक। सबसे पहले आवेदन या एप्लीकेशन के समय एक छोटी राशि मांगी जाती है। जब ये तय हो जाता है कि शेयर किसे मिलने हैं
तब अलॉटमेंट की राशि मांगी जाती है और बाकी बचे पैसे को कॉल्स के रूप में लिया जाता है, जैसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के पास एक साथ बहुत सारा नकद पैसा खाली ना पड़ा रहे और निवेशकों पर भी अचानक से भारी आर्थिक बोझ ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन कंपनियों की इस मांग प्रक्रिया पर भी रेगुलेटर्स ने लगाम कस रखी है। नियमों के अनुसार किसी भी एक कॉल की राशि शेयर की कुल फेस वैल्यू के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अलॉटमेंट की तारीख से 12 महीने के भीतर कंपनी को पूरा पैसा मांग लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद भी तो है। जी, अगर शेयर इश्यू 100 करोड़ रुपए से बड़ा है और सेबी ने इसकी निगरानी के लिए कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नियुक्त की है, तो ये 12 महीने की समय सीमा लागू नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि शेयर किस कीमत पर जारी किया जाए। शेयर अपनी मूल कीमत यानी पार पर या उससे अधिक कीमत यानी प्रीमियम पर जारी किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत कंपनी अधिनियम की धारा 53 का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। ये धारा किसी भी कंपनी को डिस्काउंट पर शेयर जारी करने से सख्ती से रोकती है। और अगर कोई कंपनी इसका उल्लंघन करे तो उसे जारी की गई पूरी रकम भारी ब्याज के साथ लौटानी पड़ती है और उस पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है। ये नियम इसलिए है ताकि कंपनी की पूंजी के ढांचे को कृत्रिम रूप से कमजोर न किया जा सके। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है और यहाँ वो अपवाद है स्वेट इक्विटी शेयर। बिल्कुल सही। धारा 54 के तहत ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां शेयर डिस्काउंट पर जारी किए जा सकते हैं। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जब कोई कंपनी अपने बेहतरीन कर्मचारियों या डायरेक्टर्स को उनके तकनीकी ज्ञान, उनके नो हाउ या बौद्धिक संपदा के बदले शेयर देती है तो उसे स्वेट इक्विटी कहते हैं। ये नकद के बजाय टैलेंट और दिमाग की कीमत चुकाने का एक तरीका है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सफल और स्थापित कंपनियां हमेशा अपने शेयर प्रीमियम पर जारी करती हैं। मतलब अगर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को बाजार में 15 रुपए में खरीदा जा रहा है तो वो 5 रुपए का प्रीमियम कंपनी की ब्रांड वैल्यू का प्रतीक है। जी, लेकिन सेबी ने इस अतिरिक्त पैसे या सिक्योरिटीज प्रीमियम के उपयोग पर बहुत सख्त पहरेदारी लगा रखी है। कोई भी कंपनी इस प्रीमियम की रकम को लाभांश के रूप में अपने निवेशकों को नहीं बांट सकते। तो फिर इस पैसे का होता क्या है? इसका इस्तेमाल केवल विशेष कार्यों के लिए ही हो सकता है, जैसे कि कंपनी शुरू करने के शुरुआती खर्चों को बट्टे खाते में डालना, अपने ही शेयरों को बाजार से वापस खरीदना जिसे बायबैक कहते हैं, या फिर मौजूदा शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर जारी करना। बोनस शेयर, ये शब्द शेयर बाजार में हमेशा एक भारी उत्साह लेकर आता है। जाहिर सी बात है, मुफ्त के शेयर किसे नहीं पसंद। बिल्कुल। जब कंपनी के पास जनरल रिजर्व या शेयर प्रीमियम खाते में भारी मुनाफा जमा हो जाता है तो वो उस पैसे को निकालकर कंपनी की स्थायी पूंजी में बदल देती है। इस प्रक्रिया को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कहते हैं। और इसके बदले में मौजूदा शेयर होल्डर्स को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर दिए जाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री चेतावनी देती है कि कंपनी लाभांश न देने के बहाने के रूप में बोनस शेयर जारी नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से फुल्ली पेड अप शेयरों पर मिलने वाला एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ है। पैसा चाहिए, लेकिन जनता का उत्साह इतना अधिक है कि 5 लाख शेयरों के लिए आवेदन आ जाता है। इस स्थिति को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में अफरा तफरी से बचने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कंपनियां प्रो राटा बेसिस का सहारा लेती हैं। ये प्रो राटा बेसिस असल में काम कैसे करता है? ये आनुपातिक आवंटन की एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। अगर मांग 5 गुना है तो 5 शेयर मांगने वाले को केवल 1 शेयर दिया जाएगा। अब जो अतिरिक्त पैसा एप्लीकेशन के समय आ गया है उसे या तो रिफंड कर दिया जाता है या फिर भविष्य में ली जाने वाली अलॉटमेंट या कॉल्स की किश्तों में एडजस्ट कर लिया जाता है। ये तो हुई मुनाफे और मांग की बात, लेकिन व्यापार में हमेशा सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। अगर किसी निवेशक ने शेयर के लिए आवेदन किया, उसे शेयर मिल भी गए, लेकिन जब कंपनी ने उससे कॉल का पैसा मांगा तो वो पैसा चुकाने में विफल रहा। क्या कंपनी अनंत काल तक उस पैसे का इंतजार करती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ शुरू होती है शेयरों की जब्ती या फॉरफीचर की सख्त प्रक्रिया। ये फॉरफीचर की प्रक्रिया किसी क्रूर मकान मालिक की तरह लग सकती है जो किराया ना मिलने पर न सिर्फ आपको घर से निकाल देता है बल्कि आपका पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर लेता है। बाप रे, ये तो काफी सख्त है। हाँ, जब कोई निवेशक पैसा नहीं चुकाता तो कंपनी उसे 14 दिन का एक सख्त नोटिस देती है। अगर फिर भी भुगतान नहीं होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रस्ताव पास करके उन शेयरों को जब्त कर लेते हैं।
और जो पैसा वो पहले दे चुका है उसका क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि उस निवेशक ने अब तक जो भी पैसा एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के समय दिया था, वो पैसा वापस नहीं किया जाता। वो राशि हमेशा के लिए कंपनी की हो जाती है और उस व्यक्ति का नाम शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका है। जी। लेकिन कंपनी उन जब्त किए गए शेयरों को अपने पास रखकर क्या करेगी? नोट्स बताते हैं कि कंपनी इन शेयरों को किसी नए निवेशक को दोबारा बेच सकती है, जिसे री इशू कहा जाता है। तो क्या ये रीइश्यू डिस्काउंट पर होता है? हाँ, कंपनी इन्हें डिस्काउंट पर दे सकती है, लेकिन ये डिस्काउंट उस रकम से ज्यादा नहीं हो सकता जो पुराने शेयर होल्डर ने नहीं चुकाई थी। और दिलचस्प बात यह है कि अगर पुराने जब्त किए गए पैसे और नए निवेशक से मिले पैसे को मिलाकर शेयर की मूल फेस वैल्यू से ज्यादा रकम बन जाती है, तो वो अतिरिक्त मुनाफा कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। और इस प्रॉफिट को सीधे कैपिटल रिजर्व खाते में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। ये पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी की पूंजी में कोई कमी ना आए। अच्छा, इन सब अधिकारों और नियमों के बीच कंपनी अधिनियम की धारा 43 एक बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट की बात करती है। वो क्या है? बिना वोटिंग वाले शेयर, नॉन वोटिंग शेयर्स, या ऐसे शेयर जिनके वोटिंग और लाभांश के अधिकार अलग-अलग होते हैं। ये विचार पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी निवेशक ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां उसकी आवाज ही ना सुनी जाए? अगर हम टेक कंपनियों और आधुनिक स्टार्टअप्स के संस्थापकों की मानसिकता को समझें, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है। अच्छा, कैसे? संस्थापक बाजार से भारी मात्रा में पूंजी जुटाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि निवेशकों की भीड़ कंपनी के बोर्डरूम के फैसलों में दखल दे और उनका नियंत्रण छीन जाए। और दूसरी तरफ बाजार में ऐसे लाखों निवेशक हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का सीईओ कौन है या नीतियां क्या हैं। सही कहा। उन्हें सिर्फ अपने निवेश पर मिलने वाले शानदार लाभांश और शेयर की बढ़ती कीमतों से मतलब है। इसलिए कंपनियां बिना वोटिंग वाले शेयर्स जारी करती हैं और इसके एवज में निवेशकों को सामान्य शेयरों की तुलना में थोड़ा अधिक लाभांश ऑफर करती हैं। ये दोनों पक्षों के लिए एक आदर्श स्थिति है, लेकिन कानून प्रमोटर्स को असीमित छूट नहीं देता है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसे बिना वोटिंग वाले शेयरों की कुल संख्या कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 25% से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा इन्हें जारी करने के लिए जनरल मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव या स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना अनिवार्य है। ये संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक कंपनी कोई ईंट पत्थर की इमारत या केवल पैसे कमाने की मशीन नहीं है। ये कानूनी अधिकारों, जटिल वित्तीय संरचनाओं और गहरी रणनीतियों का एक अभूतपूर्व ताना-बाना है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बड़े विजन से लेकर शेयरों की जब्ती की कड़वी सच्चाई तक, और लिमिटेड लायबिलिटी के सुरक्षा कवच से लेकर स्वेट इक्विटी के जरिए टैलेंट को सहेजने तक, हर नियम किसी न किसी इंसानी व्यवहार और आर्थिक जरूरत को संतुलित करने के लिए बनाया गया है।